नमस्कार, मैं हूं राकेश पंडित। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज की इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस जिले में आज हमने चौपाल लगाई है वो जिला है कैफी आजमी का, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का। तमसा नदी के किनारे बसे इस आजमगढ़ की क्या खासियत है, देखते हैं रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत में आजमगढ़ का अपना अलग ही रसूख है, अपनी अलग ही पहचान है। तमसा नदी के किनारे बसे इस शहर ने आजादी के बाद से अब तक बहुत उतार चढ़ाव देखे। सियासी दांवपेच में कई बार इस शहर को रूहानी दर्द भी झेलना पड़ा। मुलायम सिंह यादव का गढ़ माने जाने वाला ये शहर विकास के दायरे में तो आ गया है, मगर अभी भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनमें से यहाँ की आवाम अभी तक महरूम है। मसलन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अभी भी एक सीमित दायरे में सिकुड़ी हुई है। ऊंची तालीम हासिल करने के लिए आज भी यहाँ के युवा महानगरों का रुख करने के लिए विवश हैं। रोजगार की बात करें तो यहाँ का पुश्तैनी बुनकर उद्योग भी पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिसकी वजह से बुनकरों के सामने भूखमरी की नौबत आ चुकी है। 2 कैबिनेट मंत्री और 6 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों की मौजूदगी के बाद भी ये शहर अपने रहनुमा की बाट जोह रहा है। बहरहाल जनादेश की तारीख मुकर्रर हो चुकी है और इस बार जनता जनार्दन बनने के साथ अपने एक एक वोट की कीमत भी तय करेगी। करते हैं आज की ये चुनावी चौपाल। हमारे सहयोगी शिरीष हमारे साथ हैं। शिरीष, क्या है आजमगढ़ की विशेषता, क्या है यहाँ की समस्या, संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे। राकेश, जैसा कि आजमगढ़ एक सपा का गढ़ है, यहाँ पे 2 कैबिनेट मंत्री और 6 दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। उसके बाद भी यहाँ पे विकास का जो ग्रोथ होना चाहिए उस तरह का ना होके एकदम अव्यवस्थित तरीके से ये पूरा विकास हुआ है। चलिए ठीक है, 6 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। उसके बाद भी जो सुनियोजित तरीके से यहाँ पर विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार सरकारी राजस्व का नुकसान होता है और जनता को, यहाँ के जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए फिलहाल चुनावी चौपाल की शुरुआत करते हैं अपने मंच से। स्वागत करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से विनोद राय जी का, कांग्रेस से प्रवीण सिंह जी का, समाजवादी पार्टी से एसके सत्येन साहब, उलेमा काउंसिल से नूरुल हुदा जी। बहुजन समाज पार्टी की सीट अभी खाली है, थोड़ी देर में इनके जो प्रतिनिधि हैं बहुजन समाज पार्टी के वो भी आएंगे और अपना आसन ग्रहण करेंगे। और एक बार दिल से स्वागत करता हूं आजमगढ़ की सम्मानित जनता का, जो अपना कीमती समय निकालकर आज आयोजन में आई है, चौपाल में आई है। जनता के जनार्दन होने का समय आ गया है, बिना आपके ये चौपाल अधूरी रहती। फिलहाल इस चौपाल में हम शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी से। एसके सत्येन साहब, चुनाव बिल्कुल सर पे है। जैसा कि मेरे सहयोगी शिरीष ने बताया कि यहाँ पर काम तो होते हैं, मुलायम सिंह जी का गढ़ है, सपा के सुप्रीमो हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उसके बाद भी सुनियोजित तरीके से यहाँ काम नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने शहर में भी देखा, अंडरग्राउंड जो केबलिंग होती है उसमें जो मानक होता है वो कम से कम 7 फीट का होता है, लेकिन 1 फीट 2 फीट पर केबलिंग हो रही है, जिससे जान माल का नुकसान है। क्या यह माना जाए कि सरकार पैसा दे रही है लेकिन उस पैसे का सही से, उस योजना का सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है? सत्येन साहब। राकेश जी, सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से अगर इतना विकास काम हुआ होगा तो पिछले 2-3 सालों में ही हुआ होगा। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है, उसको पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए उस पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ पे स्टाफ की कमी नहीं रहे। दूसरी तरफ जाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे चालू हो गया है और शिक्षा के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का कैंपस भी खुला हुआ है, यहाँ पर बन चुका है। और दूसरी तरफ सड़कों पे जाएंगे तो सड़क यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं प्रदेश सरकार द्वारा। दोहरी घाट की अभी जल्दी जो है रोड गोरखपुर वाले जोड़ने के वो भी चौड़ीकरण में आ गई है। आजमगढ़ से मऊ की तरफ जाएंगे वो भी 4 लेन राज्य सरकार बनवा रही है। राज्य सरकार ने जो आजमगढ़ से जौनपुर इलाहाबाद तक जो रोड जाती है उसको भी 4 लेन बनाने का काम किया है। हमारे साथ विनोद राय जी हैं। विनोद जी, समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, चुनाव का समय बिल्कुल करीब है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा प्रदेश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तरह आपस में लड़ रही है। गोल बना करके एक पक्ष जाके चुनाव आयोग के एक दरवाजे पे खड़ा है, दूसरा पक्ष दूसरे दरवाजे पे खड़ा है। ऐसे में जनता क्या इनके बारे में सोचे अभी? चलिए विनोद राय जी, मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगा। प्रवीण जी, आपसे पहले मैं शुरुआती राय लेना चाहूंगा इस पूरे मामले पर।
जैसा कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, अभी भाजपा के विनोद राय जी ने कहा कि इनके आपस के जो घर का झगड़ा है वही नहीं सुलझ रहा है। तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि जनता वोट देकर सरकार बनाती है, जनता ये उम्मीदें करती है कि हर वोट की कीमत विकास के तौर पर वसूली जाएगी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जनता का मजाक बनाया जा रहा है? देखिए, हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वाद विवाद एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये हमेशा होता रहा है। और जहाँ तक रहा सवाल कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव के बीच जो विवाद है, ये कुछ लोग कह सकते हैं उनका पारिवारिक है, कुछ लोग कह सकते हैं लोकतांत्रिक है, लेकिन मेरा कांग्रेस का अपनी एक आइडियोलॉजी, हमारा ये कहना है कि इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। मैं जनता के पास अब आना चाहूंगा। मेरा सवाल सारी पार्टियों से है। यहाँ पे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अपने परिवार के जेब को भरने का काम कर रहे हैं। केंद्र में सरकार होते हुए यहीं अगल बगल के जिलों में जो है जितनी ट्रेनों का आवागमन हो रहा है, आजमगढ़ में एक भी ट्रेन जो है इन्होंने जो है चलवा दी होती तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ के ये विकास के बारे में बात कर रहे हैं। जो है कांग्रेस। सत्येंद्र साहब जवाब देंगे। सत्येंद्र साहब पहला जवाब आप देंगे, उसके बाद भाजपा से हम जवाब लेंगे इनके सवाल का। क्या जवाब है आपके पास? जहाँ विकास होते हैं तो विपक्ष भी जो है उस तरह के आरोप लगाता है। काम तो हो ही रहा दिख रहा है लोगों को, जनता ये डिसाइड करती है, नेता लोग डिसाइड नहीं करते हैं। आजमगढ़ की जनता ने डिसाइड किया, इसलिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के सांसद हुए। इसके लिए जब भी काम होते हैं तो विपक्ष का हमेशा जो रवैया रहता है कि जो घोटाले हो रहे हैं तो आप भी करा के दिखाओ, आपने कितना काम कराया यहाँ पर आजमगढ़ में। अगर किसी पार्टी ने कराया हो कोई काम तो बताए। सबके लिए नोटबंदी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नोटबंदी नहीं है। गडकरी की लड़की की शादी हो रही है, उनके लिए कोई नोटबंदी नहीं है। विनोद राय जी क्या कहेंगे? गडकरी जी के बारे में जैसा हमारे भाई ने अभी उठाया प्रश्न, गडकरी जी के बारे में पूरी जानकारी आप कर लीजिए। बहुत बड़े उद्योगपति हैं वह। उनको नोट सुनिए आप सुनिए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने जो भी पेमेंट किया है वो ऑनलाइन चेक द्वारा पेमेंट किया है सबको, एक पैसा हाथ से नहीं दिया है। आप जानकारी लीजिए, आप RTI से पता लगा लीजिए। शादी में जितना पेमेंट हुआ है वो चेक द्वारा पेमेंट हुआ है। आप बैठिए पहले, आप तो उठ रहे हो, भाई साहब का जवाब दे रहा हूँ। आराम से देखिए, वैचारिक चीजें होनी चाहिए। वैचारिक आपका नंबर आएगा तो आप पूछिए। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे इस चुनावी चौपाल में। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका इस चुनावी चौपाल में। जनता के पास चलते हैं सबसे पहले। शासन उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी का शासन रहा। सपा पार्टी की क्योंकि ये गढ़ है, यहाँ उनके प्रतिनिधि जीतते हैं। उन्होंने इसको अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से इसको विकसित किया, लेकिन मानक के अनुरूप काम नहीं हो पाए। सत्येंद्र जवाब चाहेंगे आपसे। आजमगढ़ में जैसे मेडिकल कॉलेज खुला है जब से, तो यहाँ के स्टाफ को दूर करने के लिए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई उसी में, ताकि स्टाफ की कमी दूर हो। उसी लिए इस टाइप के जो है कार्यक्रम बनाए गए ताकि स्टाफ जो है आराम से आके रह सके, वहाँ पढ़ सके। जो भी हमारे मेडिकल के छात्र आ रहे हैं उनकी 5 साल की जो कोर्स पूरा हो रहे हैं वो भी उसको फुलफिल करेंगे। अभी नया स्टार्ट हुआ है तो उसको पूरा करने में 2-3 साल का समय लगना है। चलिए हम दोबारा फिर जनता के पास आना चाहेंगे। आप केंद्र में हो, बैठे हो, हमको भी लगा कि अच्छे दिन आएंगे, एक भी ट्रेन चलवा दिए होते। प्लेटफार्म नंबर 2 6 साल से बन रहा है, उसको बनवा दिए। आज भाई साहब ने बताया कि दूरदर्शन की हालत ये है, न 1G है, न 2G है, न 4G। इन्होंने बैंक कसते हुए कह दिया जीजा जी भी नहीं है। अरे 4G नहीं है। जनता के पास हम अभी आना चाहेंगे जी। अन्य दल के साथियों से एक काम छोटा सा भी बता दें आजमगढ़ के लिए, इनके भी दलों के सरकारें रहे क्या कहिए आजमगढ़ के लिए, एक बात बता दें प्रवीण जी। 23 साल पहले का जो विकास है, ये मैं समझता हूँ पूरी ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख करके अगर पूरी जनता देखना चाहेगी देख सकती है। अब 27 साल बाद की बात आता हूँ, जहाँ पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा है। मैं अभी चलता हूँ पीछे 2014 के पहले। अभी बात हुई ना केबलिंग हो रही है हमारे यहाँ, नेहरू अर्बन रूरल के तहत जो हमारे यहाँ आया, जो केबलिंग हो रही है यूपीए गवर्नमेंट के समय की व्यवस्था है। जो सुपर फैसिलिटी अस्पताल की बात हो रही है, ये पूरे प्रदेश में जितने अस्पताल आए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम था। चूँकि माननीय मुलायम सिंह यादव का ये संसदीय क्षेत्र है और आजमगढ़ दिल और इटावा धड़कन के रूप में जाना जाता है, ऐसे में वो चूँकि मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं तो जिले को अलॉट कर सकते हैं। मैं कहता हूं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के तहत है कि एम्स की तर्ज पे हम पीजीआई सुपर फैसिलिटी अस्पताल बनाएंगे। प्रवीण जी, इनके भाजपा के पास आना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार से आजमगढ़ को क्या क्या सौगातें मिली? इनका सीधा कहना है जनता का कि कुछ नहीं मिला है। बनारस से आप अतरौलिया होते हुए बस्ती तक, बनारस से गोरखपुर तक। अरे सुनिए,
आपको पता नहीं है अभी देखिए गडकरी जी ने देखिए उनको आपको जवाब उसका देने दीजिए, उद्घाटन जवाब किया है। देने दीजिए। गडकरी जी ने उसका उद्घाटन किया है, पूरी जानकारी करके बोलिए, पूरी जानकारी करके बोलिए आप। अरे जानकारी तो करिए। देखिए विनोद राय जी, जनता का कहना है कि ये कांग्रेस हम आपकी गडकरी जी आवाज ने को हम पैसा रिलीज बना रहे किया हैं। है, गडकरी जी ने भी किया है, इनको पता है। चलिए विनोद राय जी जनता को अपने सवाल करने दीजिए, जनता को सवाल करने दीजिए। जानकारी करिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, जब बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में तो उनका पहला कार्यक्रम था एसआईटी गठित करके काले धन के मुद्दे को लेकर के। मैं पूछना चाहता हूं, नोटबंदी के बाद इन्होंने कितना काला धन लेके आया जो विदेशों से लेके आया? संक्षेप में विनोद राय जी, संक्षेप में इसका जवाब चाहेंगे आपसे। मित्रों, जो लोग भी पैसा अपना चुरा के घर में रखे थे, मार्केट में नहीं था, जिससे महंगाई थी, सारा पैसा बैंकों में आ गया। जो बाजारों में नहीं था वो सारा पैसा बैंक में आ गया, उसके माध्यम से बाजार में आ जाएगा। लगता है मार्केट में नहीं था। चलिए नूरुल साहब कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल संक्षेप में। सवाल जनता के बीच से बहुत अहम उभर करके आए हैं। एक शिक्षा के मामले में मैं बता देना चाहता हूं, लोग मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। अभी प्राइमरी स्कूल की हालत ये है कि इस कपकपाती ठंड में बच्चे टाट पे बैठने के लिए मजबूर हैं। चलिए कमलेश यादव जी भी आ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से जो प्रतिनिधि हैं। स्वागत करते हैं कमलेश जी, हम आपका। विलंब से आए, आज बहन जी का जन्मदिन मना रहे थे आप। चलिए अभी आपसे भी जनता रूबरू होगी। मैं फिर से जनता के पास आना चाहूंगा, क्या सवाल है आपके? शिक्षा जो कि हमारा मूल नींव है, हमारे बच्चों के भविष्य की, हमारे पूरे समाज की, उसका ये जो गिरता हुआ स्तर है, इस मुद्दे पे कौन सी सरकार अभी तक काम की है? और जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है, जो निजी विद्यालय खोल के दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते जा रहे हैं, उस व्यवसायीकरण को रोकने के लिए इन सभी प्रतिनिधियों की पार्टियों ने क्या क्या किया? सबसे पहले सत्येंद्र साहब आपसे इसका जवाब चाहूंगा मैं। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला और कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस खुला। ये सब शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काम हुए। दूसरी बात, जहाँ तक नीतियाँ की बात है, केंद्र सरकार जो नीतियाँ बनाएंगी वो प्रदेश सरकार उसको फॉलो करती है। और शिक्षा क्षेत्र में जो उनको एक रूपता लाना चाहिए, उस चीज़ को जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए। ये सवाल उनका है। शिक्षा का जो एक अग्रसर होना चाहिए शिक्षा विकास की तरफ, उसमें अभी भी हायर एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, उसके लिए आजमगढ़ में समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकार आपकी भी रही है, आपसे जवाब चाहूंगा संक्षेप में। बहन जी की सरकार में 2 मेडिकल कॉलेज दिए गए थे, एक आगरा को, एक आजमगढ़ को। चलिए पीछे भी जनता काफी देर से हाथ उठा रही है, मैं एक बार पीछे आना चाहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव श्री विनोद राय जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब 2014 में अभी एक भाई साहब बोल रहे थे बेरोजगार की बात, वास्तव में आजमगढ़ में बेरोजगारी है। ये भारतीय जनता पार्टी हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए कहा था, 2 करोड़ लोगों को अब तक कितना रोजगार दिया, मैं पूछना चाहता हूं। संक्षेप में जवाब चाहेंगे आप? स्किल इंडिया के माध्यम से नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके 6 महीने की उनको बैंक से लोनिंग दी जा रही है। मिनिमम 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक आप नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं देता, आप शिकायत करिए। चलिए उसकी शिकायत करिए, हर बैंक पे लगा है, शिकायत करिए, नहीं देखो उस बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे बगल में गाजीपुर से सांसद है मनोज सिन्हा जी, वहाँ पे कम से कम रोज ट्रेनों की घोषणा कर रहे हैं। यहाँ भाजपाई हो चाहे सपाई हो चाहे बसपाई हो, यहाँ पे जनता को ट्रेन की जरूरत नहीं है। एक भी ट्रेन नहीं दी गई है जिले के लिए। क्या ये कर रहे हैं लोग, पता नहीं। विनोद राय जी, ट्रेन देने का जिम्मा केंद्र सरकार का है। संक्षेप में एक लाइन में जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, बनारस आजमगढ़ गोरखपुर जोड़ने के लिए सर्वे हो रहा है, उसका पैसा भी अलाट हो गया है और सर्वे अगर हो जाएगा तो तमाम ट्रेनें आजमगढ़ से चलेंगी। विनोद राय जी अब 2-3 सवाल खुद सुदर्शन न्यूज करना चाहता है, यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, कुछ सवाल हमारे भी हैं आपसे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब चल रही है इसमें उत्तर प्रदेश में। हम ये नहीं कहते कि सपा सरकार में ही है, हर सरकार में रही है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन की कि वह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। लॉ एंड ऑर्डर पे पहला सवाल मैं सत्येंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो अनियमितताएं हैं वो क्यों हो रही हैं? सबसे पहले तो देखिए आप, डायल 100 और हाईटेक व्यवस्था करके यूपी सरकार ने जो है काम किया है वो पूरी तरह से दिख रहा है। कोई भी 100 नंबर घुमाता है तो उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं और साथ में साइबर क्राइम रोकने के लिए भी बहुत काम हुए हैं।
जो नई तकनीक इस्तेमाल करके जो प्रदेश सरकार ने काम किया है पिछले 6 महीने में, आप देखेंगे लगातार इन सबों चीज़ों में कोई चीज़ लाइन ऑर्डर में देखेंगे कोई कमी नहीं है हमारे पास। देखिए आजमगढ़ वैसे तो गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल रहा है, बेजोड़ यहाँ की एकता है, यहाँ के लोग हैं, हम खुद सलाम करते हैं इनको। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि सांप्रदायिकता की आग में आजमगढ़ को झोंकने की कोशिश की गई है। अगर शासन प्रशासन के पास इनपुट रहा है तो ये दंगे क्यों हुए हैं? आजमगढ़ की जनता चाहे वो किसी मजहब की हो, उनका नुकसान हुआ है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। इसका जवाब आपसे सत्येंद्र जी चाहेंगे हम। राज्य सरकार ने हमेशा यहाँ पर लोगों में प्यार बना रहे उसके लिए काम किया है। इसके लिए हमेशा बीजेपी के लोग ही जिम्मेदार रहे हैं। जहाँ जहाँ दंगे फसाद हुए हैं वहाँ बीजेपी के लोग ही वहाँ पे जाके उसकाए हैं। जिस तरह से आप फरिया के पास की बात करेंगे तो वहाँ पे पूर्व सांसद माननीय रमाकांत यादव जी जाके जिस हिसाब से वहाँ पे उन्होंने अपने उसकाने का काम किया था, दंगा फसाद बढ़ाने का काम किया था, और जहाँ जहाँ भी हुई है ये चीज़ें जो है विपक्ष बीजेपी के द्वारा की गई है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे इस चुनावी चौपाल में। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है फिर आपका। एक बार फिर से जनता के पास चलेंगे और जनता से जानेंगे कि क्या सवाल है उनके और क्या कहना चाहते हैं वो। हमारी एक बहन यहाँ पे हमारे बीच में है, मैं इससे पूछना चाहूंगा, बेटा सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल बीजेपी से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया है, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, क्या आप ये अपनी पार्टी के अंदर फॉलो करवा रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा सवाल है विनोद राय जी, जवाब चाहेंगे आपसे। किया है निश्चित रूप से, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है तो उसका पालन करेंगे। किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमारी बहन ने एक सवाल किया था, कानून व्यवस्था की बात की थी, उसने बीजेपी के प्रतिनिधि से सवाल किया था। मैं अपने उसी बहन के सवाल को उठाना चाहूंगा, सपा के पास आऊंगा, सत्येंद्र जी के पास। जैसा कि डायल 100 शुरू किया गया है, निश्चित तौर पर इसके बाद एक सुधार आएगा, एक ग्राफ गिरेगा क्राइम का। लेकिन क्या लगता है क्राइम रोकने के लिए सिर्फ इतना काफी है या कुछ और होना चाहिए? जितनी भी जो है आज के समय में देखेंगे डायल 100 के साथ साथ इसकी जो व्यवस्थाएं दी गई मूलभूत, हर आजमगढ़ जैसे जनपद में यहाँ पर करीब 100 गाड़ियाँ आई हैं। मतलब हर थाने में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ चौराहों पे मिल रही हैं, रात में चल रही हैं। इसकी वजह से जो प्रभाव देखा जा रहा है कि आज देखेंगे क्राइम में वाकई में जो है गिरावट आई है। देखिए लाइन ऑर्डर का जो मसला है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज अपने जगह पे कायम है, गुंडा राज का बोलबाला है। और रहा सवाल बीजेपी का, बीजेपी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अभी परसों खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर से गांधी जी को चरखी जो चला रहे थे उनको हटा करके मोदी जी ने अपना फोटो डाल दिया। ये जो उत्तर प्रदेश में जो अब असाम्प्रदायिकता के आग में झोंकने का जो काम किया जाता है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये आपसी इनका एक गठबंधन है। भाई साहब कृपया करके आप बता दें, इस मामले में सबसे ज्यादा अगर बदनामी या कहीं पे कोई भी विवाद हुआ है तो सिर्फ उलेमा काउंसिल के द्वारा हर रास्ते पे हर जगह पे ये मिला है इसका नमूना। इसके अलावा कोई भी दल का कार्यक्रम होता है, समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल ऐसी रैली में इस तरीके के विवाद नहीं हुए कि राह चलते किसी को मार दिया जाता है, किसी की मां बहन की छाती को पकड़ लिया जाता है। ये सिर्फ करते हैं उलेमा काउंसिल के अलावा किसी ने नहीं किया है। नूरुल साहब इसका जवाब से आपसे चाहूंगा, संक्षेप में चाहूंगा, जवाब दीजिए। देखिए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जो है पीड़ितों असहायों की एक आवाज है, मजबूत आवाज है। और इस आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर किसी अराजक तत्व ने, किसी गुंडा ने अगर शेर बन करके किसी मजलूम को सताने का काम किया है तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सवा शेर बन करके उसके पंजे को मरोड़ने का काम किया है। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ आता हूं। मैं मेरा सवाल अपने बड़े भाइयों से है कि विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। विकास क्षेत्रीयता के आधार पर होना चाहिए कि देश का अगर समग्र विकास होगा, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, तो क्या उसमें आजमगढ़ अछूता रह जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब चाहेंगे आप? प्रवीण जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी कभी क्षेत्रीयता के आधार पर विकास नहीं की है। मैं कहता हूँ आजमगढ़ जिले में आज़ादी के बाद से कांग्रेस के प्रतिनिधि बहुतायत संख्या में नहीं रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी आजमगढ़ में अगर चीनी मिल बनी, तब आजमगढ़ का पार्ट मऊ भी हुआ करता था, घोसी की भी चीनी मिल बनी।
जिसको इन 27 साल की सरकारों ने कहीं न कहीं से नस्तानाबूद किया, आज उसके जीर्णोद्धार की बात करते हैं। प्रवीण जी, रोकना चाहूंगा, ये समाजवादी पार्टी के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, कहीं ये गठबंधन की निशानी तो नहीं है जो गठबंधन कर रही है प्रदेश में? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं ऑलरेडी समाजवादी पार्टी की भाई से भी, देखिए प्रेम राजनीतिक संभावनाओं का बाजार है, कुछ भी संभव है उसका स्वागत है। चलिए प्रवीण जी, अब मैं फिर जनता के पास आना चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं यहाँ पे, अभी बहुत सवाल बाकी हैं। जी, क्या सवाल है आपके? हमारा सवाल है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, सपा के भी बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता है, और आज किसान की स्थिति जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो है किसान की जो है सरकार धान ले रही है 15 रुपये में, लेकिन जब जाइए जो है ब्लॉक पे, वहाँ असमाई के यहाँ तो असमाई नहीं मिल रहे हैं, असमाई मिल रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे पास बोरा नहीं, मैं आपको बोरा कहाँ से दूँ? तो किसान जब टाली पे धान लदवाएगा, वहाँ उतरवाएगा, तो उसको कितना मार्जिन, उसको फायदा रहेगा उस किसानी में जो है? इसका जवाब मैं तीनों पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है, किसानों को लेकर यह सवाल किया गया है। पहले बीजेपी से इसका जवाब लेते हैं। हमारे भाई ने जो प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न, समसामयिक प्रश्न किया है। वर्तमान में धान की खरीद नहीं हो रही है। धान खरीद का पूरी की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। चलिए सत्येंद्र जी आपसे इसका जवाब लेंगे। प्रदेश सरकार क्या कर रही है किसानों के हित के? सबसे पहले देखिए, नहरों में अगर किसी ने अगर पानी दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। जिन नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचता था तो समाजवादी पार्टी के सरकार में ही मिला है। और दूसरी तरफ जहां तक खरीद की बात रही हो, वो भी समय समय पे प्रदेश सरकार ने पूरा अपना काम किया है। ये तो केवल विपक्ष की जो है राजनीति है। चलिए बहुजन समाज पार्टी के पास आना चाहूंगा। सरकार आपकी भी रही है, किसानों को अगर उत्तर प्रदेश में उसी समय सुविधाएं दे दी गई होती, सहूलियत दे दी गई होती, तो आज समाजवादी पार्टी की भी सरकार है, यहां भी वही स्थिति बनी हुई है, मुसलसल जारी है ये किसानों की जो दुर्दशा है। आपसे भी जवाब लूंगा कि आपकी सरकार में क्या किया गया था किसानों के लिए? 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। 2007 से लेकर 2012 तक पूरे प्रदेश की राइस मिलें चली थी। आज 2012 से लेकर 2017 तक पूरे प्रदेश की राइस मिल बंद हो गई। उसका कारण है कि एक भी धान की खरीद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई। आपने देखा होगा पेपरों में, बिंद्रा बाजार से मेहनगर जो रास्ता जाता है, वहां पे धान में भरा हुआ बोरा चक्का जाम किया था किसानों ने कि धान की खरीद नहीं हो रही है 2012 में, और आज तक धान की खरीद हुई नहीं, जिसका खामियाजा आज राइस मिलर भूखमरी के कगार पे चल रहा है। राइस मिल ठप पड़ी हुई है। एक सबसे बड़ा सवाल है, अपराध की बात हम करें, राजनीति में भी अपराधियों का बोलबाला होता जा रहा है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें अगर एक रेशियो निकाला जाए तो ज्यादातर पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस बाबत में चारों पार्टियों, पांचों लोग बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि, इनसे मैं क्रमबद्ध तरीके से मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या राजनीति का अपराधीकरण होना जनता के लिए शुभ संकेत है? बसपा से कमलेश यादव जी। बहन जी ने कानून व्यवस्था जो 2007 से 2012 में जो दिया, अपराधी, मैं कहना चाहता हूं कि अपराधी चाहे जिस भी जात का हो, जब बहन जी की सरकार आती है तो अपराधी या तो प्रदेश से बाहर होता है या जेल के अंदर होता है। रहा सवाल प्रत्याशी देने का, उनको बोलने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरे प्रत्याशी का मामला है, बहुजन समाज पार्टी से जो भी अपराधी हो, जब बहुजन समाज पार्टी में आ जाता है तो अपने अपराध को कहीं न कहीं छोड़ जाता है। चलिए सत्येंद्र जी, जैसा कि अभी कमलेश जी ने कहा, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी एक गंगा है जिसमें आने के बाद अपराधी धुल जाता है। ये तो हमारी बात आप खुद रख रहे हैं। बसपा ने जब कहते हैं कि अपराधी जब सरकार बनती भाग जाते हैं, जो बचते हैं तो बसपा में चले जाते हैं। आप उन्हीं को देकर टिकट लड़वाते हो। चलिए, जनता खुद स्वीकार कर रही है, यहाँ बता रही है, आप भी बता। चलिए, जनता ने स्वीकार कर लिया, आपने भी मान लिया, लेकिन अभी आपकी पार्टी ने कुछ ऐसे चेहरों को टिकट दिया है, नाम मैं नहीं लूंगा सार्वजनिक रूप से, बहुत आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके ऊपर, क्या कहेंगे उनके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम अपराधियों को हमेशा दूर रखने का काम किया है। चाहे पहले सन 12 का चुनाव रहा, डीपी यादव की भी इन्होंने टिकट नहीं ले दिया है, आज भी उस बात पे कायम है।
और मैं जवाब दे रहा हूं कि रामपाल यादव आपका एक एमएलए आपसे बागी होकर चुनाव लड़ा देता है तो उसका आप नाबूद कर देते हैं। और हमारे जिले में चारों तरफ इधर देखिए उधर जो है प्रत्याशी हम तो चाहते थे कमलेश भाई हमारे बीच विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। क्या गजब का बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है। चलिए विनोद राय जी। राजनीति में अपराधीकरण के सख्त खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। केशव मौर्य के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसकी जानकारी आप तो कर लीजिए बोलने के पहले। कौन से मुकदमे हैं? उनके मुकदमे ऐसे हैं कि जो पशुओं को ले जाके काटने के लिए जा रहा था उसको रोकने के खिलाफ पुलिस ने रोका, उसके मुकदमे पुलिस ने दर्ज किया है। आप उसकी जानकारी कर लीजिए भाई साहब। राजनीति के अपराधीकरण की बाबत क्या बोलेंगे? 2 शब्द में बताएं संक्षेप में। देखिए जो बसपा अभी कह रही थी कि गुंडों को हम ठीक कर देते हैं हमारी सरकार आती है, तो इसके पहले इनका नारा था कि चढ़ गुंडों के छाती पे बटन दबेगी हाथी पे। अब सारे गुंडों को इन्होंने नोट रख के छाती पे, गुंडे चढ़ गए हाथी पे। ये क्या गुंडई की बात करेंगे? रहा सवाल समाजवादी पार्टी की, तो अभी अखिलेश यादव जी अपना स्वच्छ छवि बना रहे थे और कह रहे थे कि मैं अपराधियों को नहीं लूंगा, लेकिन सिग्नेचर सारे अपराधियों का उन्होंने करा के चुनाव आयोग में दे दिया। रहा सवाल बीजेपी के गुंडागर्दी का, तो ये तो जनता के बीच में आम है, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा अपराधी जो है इनके पार्टी में है। चलिए आज आजमगढ़ की चुनावी चौपाल में जनता रही, जनप्रतिनिधि रहे, काफी वाद विवाद भी हुआ, संवाद भी हुआ, सवालों के जवाब दिए गए। समय बहुत कम है, चलते चलते मैं एक बार जितने जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हमारा स्टेज की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनसे एक एक लाइन में पूछना चाहूंगा चलते चलते। बहुजन समाज पार्टी से कमलेश यादव जी। कमलेश जी, ये सुदर्शन न्यूज का सवाल है आपसे कि जनता आपको वोट क्यों दे? बहन जी के कार्यकाल में जो नौकरियां मिली बेरोजगारों को, पूरे उत्तर प्रदेश में कई लाख नौकरियां 2007 से लेकर 2012 तक कई लाख नौकरियां मिली, चाहे वो सफाई कर्मी की नौकरी हो, चाहे संविदा की नौकरी हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, अमन चैन का मामला हो। व्यापारी अपना बिजनेस अमन चैन से करते थे, सुरक्षित अपने घरों में जाते थे। आज की दशा देख लीजिए, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती हद हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज कायम है, एक भी नौकरी, माननीय अखिलेश यादव जी, एक भी नौकरी कमलेश जी बेरोजगारों को नहीं देने का काम किया। सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे। कानून व्यवस्था के नाम पे और नौकरी के नाम पे बहन जी दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनने जा रही है। मैं देश की जनता को और प्रदेश की जनता पे आभार व्यक्त करता हूं। चलिए सत्येंद्र जी के पास आऊंगा। आखिरी सवाल है मेरा, जनता आपको दोबारा सत्ता की पे क्यों बिठाए, सिंहासन पे क्यों बिठाए? आपसे सीधा सवाल है। प्रदेश में पूरी तरह से विकास की जो लहर चल रही है और प्रदेश के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है, हम उसकी बदौलत आएंगे। और प्रवीण जी आपके पास भी आना चाहूंगा। आखिरी सवाल है, जनता कांग्रेस को क्यों वोट दे, प्रत्याशियों को कांग्रेस के क्यों वोट दे? हम गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। हमने देश की आवाम की बेहतरी के लिए कार्य किए हैं और हमने लोकतंत्र की मूल भावना का हमेशा सम्मान किया है। हमने संविधान की मूल भावना का सम्मान किया है। आज उसी की देन है कि नरेंद्र मोदी जैसे, बहन मायावती जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे राजनीति में हैं। तो कहीं न कहीं से हमने इस देश की भावना के अनुरूप, गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप काम किया है। विनोद राय जी भाजपा से, जनता दोबारा क्यों आपको यूपी में ले आए, क्यों वोट दे? आप भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। गुंडाराज, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नूरुल साहब के पास आऊंगा। जनता, अगर आप मैदान में आते हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता सपा, बसपा, भाजपा से उब चुकी है। वो एक विकल्प के तलाश में है, जो वो मौलाना आमिर रसादी के नेतृत्व में एक राजनीतिक परिवर्तन महासंघ बना करके सारे छोटे छोटे दलों को मिला करके इनका जवाब देगी। और मैं 4 लाइन में बताना चाहता हूं, जो लोहिया जी की समाजवाद आज परिवारवादी पार्टी में बदल गई है। हम तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपने हस्ती से ही बेखबर हो गए और तुम सबर के सनम सैफई हो गए, हम उजड़ के सनम मुजफ्फरनगर हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे हम आजमगढ़ के इस जनता जनार्दन को। आपके लिए 2 पंक्तियों के साथ मैं इस शो को, इस चुनावी चौपाल को खत्म करूंगा कि हवा में घोल दी है नफरतें अहले सियासत ने, कुएं से आज भी पानी मगर मीठा निकलता है। आजमगढ़ की एकता बनी रहे, ये यहाँ का सद्भाव बना रहे। इसके बाद हम किसी और विधानसभा में मिलेंगे, किसी और जिले में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।